ये अपना जो है 2018 का ईवीएस का पेपर है, सीटेट का। ये पेपर में जो है ना, सिर्फ जो है इसमें तो बहुत सारे सवालों के जवाब तुम्हारे को पता है और तुम आसानी से दे देंगे। सवालात वो इंपॉर्टेंट नहीं है कि जैसा जो अपन सवालात के जवाब दे रहे, अपने को सवाल का जवाब क्यों आ रहा वो इंपॉर्टेंट। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट एंड मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस। 61 है, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड गोवा विद रेस्पेक्ट टू बिहार इन इंडिया। विद रेस्पेक्ट टू, जिसके ताल्लुक से पूछा, जिसके ताल्लुक से पूछा, देखो कहां से, बिहार के सापेक्ष, बिहार के, तो बिहार पर जो है तुम्हारे को ये लगाना है। देखो ये यहां पर जो है इस तरह जो है, ये यहां पर गुजरात आ गया। अब ड्राइंग पर मत जाना, तकरीबन समझ लो। कहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर, बराबर है। उसके बाद में जो है बिहार यहां पर है, और किसका पूछा, गोवा जो है ये यहां पर है, महाराष्ट्र के नीचे। गोवा यहां पर है, बिहार यहां पर है, जम्मू एंड कश्मीर यहां पर है। तो किससे पूछा उसने, बिहार से। तो बिहार पर जो है हमारे को क्या करना है, यहां पर ये जो है चौकड़ी लगा देना, इसको आगे बढ़ाओ, इसको आगे बढ़ाओ। अब देखो ये कहां पर है, नॉर्थ वेस्ट। पहले नाम किसका है, जम्मू एंड कश्मीर का, तो पहले क्या आएगा, नॉर्थ वेस्ट, और दूसरे में बाद में क्या आएगा, साउथ वेस्ट। यहां पर उसको उलट दिया उसने, ठीक है। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन विल द प्रोसेस ऑफ एवापोरेशन बी स्लोएस्ट। स्लोवेस्ट कब होगा एवापोरेशन। एवापोरेशन का मतलब मालूम है ना, जहां पर जो है पानी का जो है भाप बनकर उड़ना, सिर्फ दिन के वक्त में नहीं होता बल्कि जो है रात में भी होता है एवापोरेशन। दिन में ज्यादा होता है, रात में कम होता है। बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, सरफेस एरिया इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस बट टेम्परेचर इंक्रीजेस, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर डिक्रीजेस। इसको एक आसान जबान में समझते हैं। मान लो जो है तुम्हारे पास में कोई एक बर्तन जो है बोतल में पानी रखा हुआ है और एक बड़ी बकेट में पानी रखा हुआ है। गिनकर तुमने दोनों को धूप में रखे, पानी किसमें सबसे ज्यादा कम होगा, क्यों, उसका सरफेस एरिया ज्यादा है, यही वजह है, बराबर है। क्या पूछ रहा है, बोथ सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर इंक्रीजेस, सरफेस एरिया एंड टेम्परेचर, सरफेस एरिया इंक्रीजेस बट टेम्परेचर डिक्रीजेस, सरफेस एरिया डिक्रीजेस बट टेम्परेचर, बोथ सरफेस एरिया डिक्रीजेस। कम पूछा, सॉरी यार, स्लोवेस्ट पूछा अपन ने, ज्यादा देखे। स्लोवेस्ट, स्लोवेस्ट सबसे ज्यादा कहां पर होगा, ऊपर वाले में सबसे ज्यादा। क्यों पता है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो पानी की भाप बनकर उड़ेगा, और सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो और भी उड़ेगा, ठीक है। तो सरफेस एरिया जो है कम, अगर से कम रहा और जो है टेम्परेचर भी कम रहा तो वहां पर एवापोरेशन क्या होगा, कम होगा, ठीक है। The ability to understand relative position of places, distances and direction is, ability to understand क्या कहलाता है, डायरेक्शन स्किल्स है, पोजिशनल स्किल्स है, ग्राफिक स्किल्स है, मैपिंग स्किल्स है। क्योंकि ये मैप से रिलेटेड है, इस वजह से क्या है ये मैपिंग स्किल। और एक सवाल आता है इसमें कि मैप जो है हम क्यों पढ़ते हैं, तो उसके जवाब रहता है रिलेटिव पोजिशन के लिए, टू अंडरस्टैंड रिलेटिव पोजिशन, कि कौन सी चीज कहां पर है वो समझने के लिए जो है मैप रीडिंग करते हैं हम। Which national curriculum framework NCF recommended environmental studies to be taught as integrated curriculum area at primary level? ये बिहेवियरिस्ट है। बिहेवियरिस्ट जो है निगेटिव है आज के दौर में, समझ में। ये क्या है, कंस्ट्रक्टिविस्ट है, यही है, ठीक है। Which region has the practice of shifting cultivation? Shifting cultivation को और एक नाम देते हैं हम झूम फार्मिंग, झूम फार्मिंग नॉर्थ ईस्ट में होती है। नॉर्थ ईस्ट के स्टेट कौन से,
सेवन सिस्टर, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, साउथ ईस्टर्न रीजन में नहीं। साउथ ईस्टर्न रीजन में कौन सी स्टेट्स आती है? नहीं, वो ईस्टर्न है, वेस्टर्न हमारे को, सॉरी साउथ, साउथ ईस्टर्न। साउथ ईस्टर्न में कौन से आ रही है? यहां पर जो है इधर साउथ ईस्टर्न में आएगी आंध्र प्रदेश, उसके बाद में उड़ीसा, ऊपर वाला आंध्र प्रदेश नीचे आ रहा है, वो साउथर्न स्टेट में, बे ऑफ बंगाल साइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर हाइड्रो पावर जनरेटेड फ्रॉम द रिवर? हाइड्रो पावर के ताल्लुक से, हाँ, हाइड्रो पावर क्या है? हाइड्रो पावर इलेक्ट्रिसिटी रहती है जो क्या कैसी तैयार होती है? पानी के बहाव से, पानी के बहाने की वजह से वो जनरेटर को घुमाती है और जनरेटर की घूमने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी तैयार होती है, वो कहते हैं हाइड्रो पावर। हाइड्रो का मतलब होता है पानी। देखो, हाँ स्वदेश, इट डज नॉट पॉल्यूट वाटर एयर, ये भी सही है। डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, हालांकि ये बात भी सही है। हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एक मिनट, पूरा जो है डबल से देख रहे हैं। Which one of the following statement is not true for hydropower generated from the river? Dams encourage sustainable growth. It does not pollute air. Hydropower facilities can have large dams displace indigenous. ये तीनों भी सही है ना? सही तो है, हालांकि ये भी सही रहेगा, लेकिन जो है सस्टेनेबल ग्रोथ की वजह से, लेकिन ये तीनों सबसे ज्यादा सही है। देखो, इट डज नॉट पॉल्यूट एयर और वाटर, वाटर को जो है ना पॉल्यूट नहीं करता, क्योंकि जो है जब तुम जनरेटर घुमाते तो पानी वहां से गुजर जा रहा है, उसको पॉल्यूट कर रहा क्या? गंदा कर रहा पानी को? नहीं कर रहा। हाइड्रो पावर फैसिलिटीज कैन हैव लार्ज एनवायरमेंटल इंपैक्ट, हाँ एनवायरमेंटल इंपैक्ट रहेगा, क्योंकि तुम जो पूरे दरिया को रोक रहे, आगे जो दरिया बहता रहता है उस पर सारी जिंदगी और जंगल जो है चलते रहते, तुम पानी को रोक रहे मतलब आगे पानी नहीं जा रहा है, इसकी वजह से एनवायरमेंटल इंपैक्ट पड़ेगा। डैम डिस्प्लेस इंडिजिनस पीपल फ्रॉम देयर रिवर फैसिलिटीज, लाइफ लाइन्स, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, ये गलत आ रहा है, क्योंकि यही सबसे कम ऑप्शन, हालांकि ये भी सही है लेकिन इस ऑप्शन में ये गलत आ रहा है, क्योंकि डैम्स इनकरेज सस्टेनेबल ग्रोथ, रिलेटिवली सही है, लेकिन जो है ओवरऑल जो है ये तीनों के मुकाबले में यही कम है। ये पॉल्यूट भी नहीं करता, ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट भी इसका पड़ता है, और दूसरा जो है ये इंडिजिनस पीपल को वहां से हटा भी देता है। यही चीज है, ये तीनों के ऑप्शन में यही चीज है। बांध टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं। Which of the following are green gas? ग्रीन गैसेस कौन सी होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है, मीथेन भी होती है, इसको सीएफसी भी कहते हैं। सीएफसी क्या है पता है? कार्बन सीएफसी कहते हैं, ये भी इसका हिस्सा है। कार्बन फ्लोरोसेंस ऐसा समथिंग कुछ वर्ड है, मेरे जहन में से निकल रहा है, उसका सीएफसी है उसका, और वाटर वेपर भी उसमें रहता है। ये भी है, ये भी है, ये भी है, और ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन गैस किसको कहते हैं? क्या है? वजह तो होगी, ये भी है, ये भी है, तो क्या है ना? वो तो पता हो क्या है। तो ग्रीन गैस इफेक्ट ऐसा है जो हीट को ट्रैप करती है। जैसे मिसाल के तौर पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना नीचे जमी रहती है, या ऑक्सीजन और दूसरी गैसेस से भारी होती है, ये नीचे जमी होती है। नीचे जमे होने की वजह से ये हीट को भी ट्रैप करके रखती है। समझ में आया? हीट को ट्रैप करने की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है। समझ में आया? बहुत ज्यादा ठंडी होगी या बहुत ज्यादा गर्म होगी। बहुत ज्यादा ठंडी रही तो ठंडी भी कर सकती है, बहुत गर्म भी कर सकती है। दोनों हालात में कार्बन डाइऑक्साइड जो है काम करती है। इस वजह से इसको कहते हैं ग्रीन गैस इफेक्ट। ठीक है, हीट को ट्रैप करती है। क्लाइमेट चेंज भी इसी की वजह से होता है। वाई आर कोल्ड डिजर्ट इन इंडिया नॉट अफेक्टेड बाय द मानसून? कोल्ड डिजर्ट कौन सा इंडिया का? लद्दाख है कोल्ड डिजर्ट। ठीक है, वैसे डिजर्ट कौन सा है?
राजस्थान में आता है। कोल्ड डिजर्ट हैव नॉट समर एंड एक्सट्रीम कोल्ड विंटर, दोनों भी रहते हैं इसमें, कोल्ड विंटर तो बहुत रहती है। कोल्ड डिजर्ट लाई इन द रेन शेडो एरिया, सही है। एयर इज वेरी थिन इन द कोल्ड डिजर्ट, कोल्ड डिजर्ट आर एट वेरी हाई एल्टीट्यूड। हमारे इसमें जो है Why are cold desert in India not affected by the monsoon? सही है। देखो कोल्ड डिजर्ट क्या होता है, अब जो है ये रेन शेडो किसको बोलते हैं, रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया मतलब कि इसको सीधी मिसाल से समझो, कोई बिल्डिंग के नीचे तुम खड़े और बारिश आ रही है तो तुम नहीं भीगते, क्या वजह है उसकी? हाँ, तो इसी तरह कोल्ड डिजर्ट हिमालय के जो है ना एकदम बाजू में खड़ा हुआ है, इसकी वजह से क्या होता है, बरसात जो है ना यहाँ गिरने की बजाय थोड़ा दूर जाकर गिरती है, इस वजह से यहाँ बरसात नहीं होती है, इस वजह से इसको कहते हैं रेन शेडो एरिया। ठीक है, लद्दाख का एरिया, हर पहाड़ के नीचे का जो फौरन बाद वाला हिस्सा होता है वहां पर बरसात नहीं होती है, उसको ही कहते हैं रेन शेडो एरिया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टर्निंग ताजमहल येलो? सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। ताजमहल कहां पर है? हु बिल्ड द गोलकोंडा फोर्ट? काकटिया डायनेस्टी ने बनाई थी, उसके बाद किसने बनाया? कुतुब शाह। हाँ, उसके ब्रुजेस और दूसरी चीजें भी थी उसमें, है ना। और यहाँ पर जो है वही जो तुम हल करते हैं ना, 155 सेंटीमीटर इज इक्वल टू, हाँ उसको पसंद था, सही है। तो ये जो है ना पल्लवा, ये जो है डायनेस्टी है जिसने जो है भारत पर हुकूमत करी। चोला भी जो है डायनेस्टी थी, चालुक्य भी डायनेस्टी है जिन्होंने जो है भारत पर हुकूमत करे अलग अलग एरिया में। इसमें जो है एक और चीज जो है, बादशाह जो है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्ता, ये सब जो है ना उसके अंडर में आते थे। समुद्रगुप्ता, गुप्ता डायनेस्टी का था ये। किसका? गुप्ता डायनेस्टी। ये अपने को नहीं आने वाला, सिर्फ जो है मैं मालूमात के लिए बता रहा हूँ। गुप्ता डायनेस्टी का था, पूरे भारत पर इसकी जो है हुकूमत थी। इसके बाद जो है सबसे ज्यादा हुकूमत करने वाला औरंगजेब। समझ में, 3 बादशाह सबसे बड़े गुजरे। सबसे पहला जो है अशोक, सम्राट अशोक, जिसका जो है सबसे ज्यादा जो है एरिया पर जो है कब्जा था। सम्राट अशोक के बाद में अकबर, एक ये गुजरा समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त ने जो है सबको हराया। नहीं चंद्रगुप्त मौर्य अलग है। चंद्रगुप्त मौर्य में जो है 3 गुजरे। सबसे पहला चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और तीसरा है अशोका। अशोका ने जो है कलिंगा की जंग के बाद में जो है बहुत ज्यादा तकलीफ में आया, उसको जो है बुरा लगा कि बहुत सारे लोगों की जान चली गई, इस वजह से बौद्ध धर्म अपना लिया। उसके बाद में जो है चला, उसके बाद में जो है गुप्ता डायनेस्टी आई। गुप्ता डायनेस्टी का जो है सबसे मशहूर बादशाह था, इसको राजा अधिराज भी बोलते हैं। राजा अधिराज, अच्छी स्टोरी है इसकी भी, सुनने लायक, लेकिन फिर कभी टाइम बढ़ा देंगे। व्हाट इज द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद ए डेंसिटी ऑफ 15? फॉर्मूला बोलो क्या है? d इंटू वी। कितना आ रहा है? मास ही मालूम करना है ना। 15 ज़रब 3 कितना आ रहा है? 45 जी। हाँ, ये सवाल आने वाले। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्केलर क्वांटिटी? स्केलर क्वांटिटी किसको कहते हैं? स्केल को नाप सकते हैं, जिससे डायरेक्शन का पता चलता है। डायरेक्शन का जिससे पता चलता है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी। जिसका डायरेक्शन में पता नहीं चलता है डायरेक्शन का, वो स्केलर क्वांटिटी नहीं है। जैसे मिसाल के तौर पर मास में जो है नहीं है। ग्रेविटी में जैसे ऊपर फेंके तो कहाँ नीचे, कहाँ गिरेगा? कहाँ गिरेगा? तुम्हारे को उसका डायरेक्शन पता है कहाँ गिरेगा? अरे ऊपर फेंक रहे तो कहाँ गिरेगा? नीचे गिरेगा ना, तो डायरेक्शन पता है ना। ठीक है, ग्रेविटी पता है ना क्या डायरेक्शन। मोमेंटम मतलब कि वो ऐसा डूल रहा है तो वापस कहाँ आएगा तुम्हारे को पता है, उसकी भी डायरेक्शन पता है। वेट की भी डायरेक्शन पता है। सिर्फ जो एक की डायरेक्शन तुम्हारे को पता नहीं है, वो है मास ही है ना। नॉट बोल रहा है ना, नहीं, स्केलर क्वांटिटी मास। एन ऑब्जेक्ट इन विच नो लाइट रेस कैन पास थ्रू। ओपेक का मतलब होता है ऐसी चीज जिसमें से कुछ भी दिखाई नहीं देता, वो क्या है? ओपेक। ट्रांसलूसेंट का मतलब है जिसमें से थोड़ा दिखाई देता है, थोड़ा नहीं दिखाई देता। ट्रांसपेरेंट जिसमें से सब दिखाई देता है। कन्वेक्स जो है तुम्हारे को पता है, एक उभरी हुई सतह का जो है अपना जो है लगाते हैं अपन
आंख के देखने के लिए, उत्तल, उत्थल जिसको बोलते हैं अपन, उत्तल। अरे ये ना ओपेक, नो लाइट रेस कैन पास थ्रू ओपेक, जिसमें से कोई चीज नहीं जा सकती। अपारदर्शी, ट्रांसलूसेंट का मतलब ये जिसमें से थोड़ा बहुत दिखाई देता है लेकिन साफ दिखाई नहीं देता। ट्रांसलूसेंट का मतलब या ट्रांसपेरेंट का मतलब सब दिखाई देता है। ट्रांसपेरेंट या इसके What will be the weight of an object on the surface of the earth whose mass is 10 kg on the moon? देखो यहाँ के मुकाबले में जो है ना 1/6 गुना जो है वेट होता है उसका, किसका? चांद का। लेकिन यहाँ पर पूरा ये सवाल गलत है, ये सवाल गलत है। किसका? ऑप्शन ही सही नहीं दिया उसने। इसका जो है जवाब आना चाहिए, मतलब जो है यहाँ पर क्या बोल रहा है, व्हाट विल बी द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ हुज मास इज 10 kg ऑन द मून सरफेस। मून पर 10 है, मून पर 10 है, तो जमीन पर कितना होगा? जमीन पर कम होगा। पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार क्या होगा जिसका द्रव्यमान चंद्रमा पर 10 kg है? वहां 10 kg है, तो यहां पर कितना होगा? 6 होगा ना, 1/6 गुना है ना उसका। कहां पर? वहां कम रहता है, यहां ज्यादा रहेगा। अभी सोना महंगा होगा, सोना जो है खरीदना है ना तो चांद पर जाकर खरीदो। चलो, तो ये ऑप्शन जो है गलत है, ऑप्शन नहीं दिया उसने सही। द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्यूट डिपेंड्स ऑन, किसी भी चीज को जो है ना, किसी भी चीज को जब जो है अपन जो है डिसॉल्व करते हैं, मालूम कोई भी सब्सटेंस को, उसका असर कैसे करता है? जैसे मिसाल के तौर पर तुमने जो है हल्दी डाले दूध में, मिसाल दे रहा हूं मैं, उसको उससे मत रिलेट करना। हल्दी डाले तो वो फौरन जो है डिसॉल्व हो जाएगा क्या? और उसको उबले हुए दूध में डाले तो हो जाएगा। मतलब क्या चीज जरूरी है उसके लिए? टेम्परेचर के प्रेशर? अरे प्रेशर, मिसाल गलत है वो। प्रेशर जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी चीज को प्रेशर देंगे कम और ज्यादा तो वो डिसॉल्व ज्यादा होगा। प्रेशर, मिसाल गलत है उसमें। असल में जो है ना मेन जो चीज है, जैसे मिसाल के तौर पर किसी भी चीज को डिसॉल्व करने के लिए उसके लिए प्रेशर जरूरी है। प्रेशर जितना ज्यादा होगा मॉलिक्यूल जो है एकदम नजदीक आएंगे और वो क्या होगा? डिसॉल्व होगा। मॉलिक्यूल जितने दूर दूर होंगे उतना ज्यादा डिसॉल्व में। ठीक है। सुषमा वांट्स अ स्टूडेंट टू बी सेंसिटाइज फॉर कंजर्वेशन ऑफ ट्रीज। क्या करना है? सेंसिटाइज करना है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल स्ट्रेटेजी टू डू सो? कौन सा है? देखो, कंडक्टिंग ए डिबेट इन क्लासरूम अच्छा है, अच्छा है। ग्रुप डिस्कशन भी अच्छा है, पोस्टर मेकिंग भी अच्छा है। लेकिन अब जो है सवाल ये है कि कौन सा सबसे ज्यादा अच्छा है? हेल्पिंग चिल्ड्रन टू अडॉप्ट एंड नर्चर। ये चीज ध्यान में रखते हुए सबसे पहले एक दिमाग पर रखना, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है बच्चे का खुद का इन्वॉल्व होना एक्टिवली, हैंड्स ऑन एक्टिविटी के जरिए। इनमें चारों में सबसे ज्यादा एक्टिव कौन सी चीज में है? चौथे में। अबे आज दिस स्टूडेंट टू डू ए सर्वे इन ए ग्रुप ऑन डिसीजेस दैट पीपल इन देयर नेबरहुड सफर्ड फ्रॉम। अबे जो है अपने बच्चों को जो है स्टूडेंट को बोलता है सर्वे करने के लिए डिसीजेस के ताल्लुक से जिसमें जो है बच्चे जो है सबसे ज्यादा क्या कर रहे हैं? सफर कर रहे हैं नेबरहुड उसका। द सर्वे इज नॉट मेंशन इन द टेक्स्ट बुक, और टेक्स्ट बुक में जो है सर्वे नहीं है। विच ऑप्शन इज नॉट रिलेवेंट? कौन सा ऑप्शन रिलेवेंट नहीं है फॉर दिस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी? इस टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटेजी के ताल्लुक से कौन सा रिलेवेंट नहीं है? इट प्रोवाइडेड अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट विद कम्युनिटी। बच्चे जो है बाकायदा जो है अपॉर्चुनिटी मिल रही है इंटरेक्ट करने की। इट हेल्प चिल्ड्रन कनेक्ट लर्निंग विद रियल लाइफ। बच्चे रियल लाइफ में भी जा रहे हैं। इट इनेबल चिल्ड्रन अंडरस्टैंड डेटा हैंडलिंग एंड वर्क टुगेदर। ये प्रोजेक्ट वर्क है, इस वजह से डेटा हैंडलिंग भी करेंगे। इट हेल्प द कम्युनिटी अंडरस्टैंड द डिसीजेस दैट दे सफर्ड फ्रॉम। तो ये उम्मीद बच्चों से थोड़ी करेंगे हो, बच्चों से करेंगे कि उनको जो है बच्चे जो है उनको जाके समझाए। इसके लिए डॉक्टर है और दूसरे लोग है, टीचर को भेज देते हो समझाना होता तो, है ना। तो ये बच्चे खुद की लर्निंग के लिए वहां पर कर रहे। टू टॉक अबाउट इमरजेंसी सिचुएशन, प्रिया आस्क्ड चिल्ड्रंस एक्सपीरियंसेस व्हेन दे फेस्ड एनी इमरजेंसीज।
हिंदी में पढ़ दूं, क्योंकि इतना पढ़ने तक भूल जाएंगे जवाब नहीं तो। आपातकालीन परिस्थितियों के बारे में बात करने के लिए प्रिया ने बच्चों के अनुभव पूछे। जब उन्हें कभी आपात स्थिति का सामना करना पड़ा, बच्चों ने आग, बिजली के झटके और सड़क दुर्घटनाओं के साथ अपने अनुभव सुनाए। उन्होंने प्रश्न पूछे, उनकी मौजूदा समझ का आकलन किया और समाचार पत्रों से सड़क सुरक्षा विज्ञापनों जैसे संसाधनों का उपयोग करके सुरक्षा पहलुओं पर चर्चा की और क्रमशः आग और बिजली के झटकों पर सुरक्षा दिशा निर्देशों पर चर्चा के लिए एलपीजी और इलेक्ट्रिक बिल का इस्तेमाल किया। प्रिया द्वारा अपनाया गया सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा है? To talk about emergency situation, Priya asked children's experiences when they faced any emergencies. Children narrated their experiences with fire, electric shocks, and road accidents. She asked questions, assessed their existing understanding, and discussed safety aspects using various such as road safety advertisement from the newspaper, and also use LPG and electric bill to discuss safety guidelines on fire and electric shock respectively. Which is the most appropriate approach that Priya employed? Cognitive approach, experiential learn approach, इंक्वायरी अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक अप्रोच? Discuss safety aspect using resources such as road safety advertisement from the newspaper, and also use LPG and electric bill to discuss safety guidelines on fire, electric shock respectively. इंक्वायरी अप्रोच, देखो ये जो है ना इंक्वायरी प्रोसेस स्किल जो है यहां पर आ रही है। सबसे पहला जो है दो इंपॉर्टेंट चीज देखो, यूजिंग द रिसोर्सेज सच एज रोड सेफ्टी एडवर्टाइजमेंट फ्रॉम न्यूज़पेपर, also use LPG and electric bill to discuss safety guidelines. बच्चा ये सब चीजें क्यों जमा कर रहा है? इंक्वायरी करेगा ना। यहां पर कॉग्निटिव अप्रोच नहीं है, सिर्फ दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग, बच्चा खुद से इन्वॉल्व नहीं है कि वो काम खुद से कर रहा है। बच्चा यहां पर ये सब चीजें क्यों कर रहा है? सेफ्टी के बारे में न्यूज़पेपर से जान रहा है, एलपीजी की जो है बिल ले रहा है, दूसरी चीजों की डिटेल ले रहा है, वहां पर बच्चा इंक्वायरी कर रहा है। तो क्या है इंक्वायरी अप्रोच? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच तब होगा जब जो है बच्चे के जो जज्बात, एहसास, इमोशनल जो है बच्चा अटैच हो, वो क्या होगा? ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। कॉग्निटिव अप्रोच सेंसिटाइज करने के लिए, ठीक है। और कॉग्निटिव अप्रोच दिमाग का प्रोसेस जिसमें शो होगा वो क्या है? कॉग्निटिव अप्रोच। एक्सपीरियंशियल लर्निंग तो तुम्हारे को पता है, बच्चा जो है खुद करके एक्टिविटी के जरिए से सीखेगा, एक्सपीरियंशियल अप्रोच। कम्युनिटी इज एन इंपॉर्टेंट टीचिंग एंड लर्निंग रिसोर्सेज यूज बिकॉज कम्युनिटी जो है इंपॉर्टेंट जो है रिसोर्स है। क्यों है? इट इज इनएक्सपेंसिव एंड एक्सेसिबल, एल्डरली पीपल आर वाइज एंड हैव टाइम्स। सब रहते हैं क्या? अरे ज्यादा उम्र होती है तो थोड़ा जो है इंसान। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, वन कैन एक्सेप्ट ऑल नॉलेज अवेलेबल इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली। इट प्रोवाइड्स लर्निंग अपॉर्चुनिटी इन रियल सेटिंग, बच्चे की जो है ना स्कूल की जिंदगी रियल जिंदगी से जुड़ रही है, लिंकिंग हो रही है। ये एनसीएफ 2005 का जो है एनसीएफ के इसके ईवीएस के ताल्लुक से सब्जेक्ट है, मतलब इसका जो है उद्देश्य है। इन ईवीएस टीचिंग लर्निंग लिंकिंग क्लासरूम learning to life outside school and enriching it implies going beyond the textbook, सही है। linking textbook to global environmental issues and concern, बच्चा जो है इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करेगा, बच्चा उसके एरिया के इश्यूज को जो है जोड़ेगा। होल लैंग्वेज होल स्कूल अप्रोच, गोइंग बियॉन्ड करिकुलम, करिकुलम के बाहर नहीं जाना है। करिकुलम क्या है? करिकुलम जो है बाकायदा बनाया गया है, एक उद्देश्य है उसके अंदर के, यही तो तालीमी पॉलिसी है। करिकुलम क्या है? करिकुलम पर से सिलेबस बनेगा, सिलेबस पर से टेक्स्ट बुक बनेगी और उसी के जरिए से हम पढ़ाएंगे। अभी हम कंस्ट्रक्टिविज्म पर क्यों पढ़ा रहे? क्योंकि करिकुलम उसी के हिसाब से। हम इंक्लूसिव एजुकेशन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन का जो है करिकुलम बनाया गया है कि सब बच्चे शामिल किए गए। करिकुलम को हटा देंगे तो फिर क्या पढ़ेंगे? उद्देश्य कहां से लाएंगे चीजों के? तो गोइंग बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक, किताब के बाहर, किताब पर ज्यादा फोकस नहीं करना, डी एम्फेसिस देना है उसको। To class 3rd students, Rama taught that a father, mother and their children constitute nuclear family, and if grandparents and other relatives stay along,
देन इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? देखो, न्यूक्लियर फैमिली माँ बाप और उनके बच्चे रहते हैं, न्यूक्लियर फैमिली, और अगर से उनके दादा दादी भी शामिल किए गए हो, जॉइंट फैमिली. बात सही है. लेकिन व्हाट डू, देन इट इज एन एक्सटेंडेड फैमिली. व्हाट डू यू थिंक ऑफ दिस? तुम्हें क्या लगता है? द डेफिनेशन ऑफ फैमिली इज करेक्ट, इनकरेक्ट? इनकरेक्ट है क्या? करेक्ट है. रामा इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स हर स्टूडेंट्स. सवाल क्या पूछा इसने? रामा टॉट देयर फादर. हाँ, डेफिनेशन ऑफ ए फैमिली इज इनकरेक्ट. नहीं, इनकरेक्ट नहीं है, सही है. डेफिनेशन इनकरेक्ट है क्या? करेक्ट है. रामा इज इनसेंसिटिव टुवर्ड्स हर स्टूडेंट. सेंसिटिव है तभी तो बता रहा है. टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव. द कंसेप्ट ऑफ फैमिली हैज टू बी टॉट लाइक दिस. देखो, नॉट इंक्लूसिव, इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि जो है इस तरह पढ़ाने से बहुत सारे बच्चे ऐसे जो सुनकर सीखते, बहुत सारे बच्चे ऐसे जो देखकर सीखते, बहुत सारे ऐसे बच्चे जो करके सीखते. तो ये अलग अलग बच्चों को शामिल करना, वही तो इंक्लूसिव एजुकेशन है. समझ में आया? तो इसने सिर्फ बोल दिया जो बच्चे बोलकर समझने और सीखने वाले हैं उनके लिए फायदेमंद है, लेकिन जो बच्चे देखकर या फिर करके सीखने वाले हैं उनके लिए तो नुकसान हो गया. इस वजह से इसका दिस टीचिंग लर्निंग अप्रोच इज नॉट इंक्लूसिव. ये अप्रोच क्या इंक्लूसिव नहीं है, क्योंकि सब बच्चे एक जैसा नहीं पढ़ते. विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्टिविटीज, एक्टिविटी और एक्टिविटीज इन ईवीएस क्लासरूम? पिक्चर रीडिंग. पिक्चर रीडिंग होती है, कब करवाना है? बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं जो देखकर सीखते हैं, इस वजह से जो है पिक्चर रीडिंग होती है. फील्ड विजिट, बहुत सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो करके सीखते हैं, फील्ड विजिट उनके लिए. यूज ऑफ ब्लैक बोर्ड, ऐसी चीज जो है ब्लैक बोर्ड रहता है क्यों क्लास में? यूज करने के लिए, बच्चों को जो कंसेप्ट नहीं आ रहा है उसको समझने के लिए. क्या है? ऑल ऑफ द अबव. एनवायरमेंटल स्टडीज करिकुलम में लीड टू होलिस्टिक लर्निंग ऑफ चिल्ड्रन. इट इज इंटीग्रेटेड है. देखो, इंटीग्रेटेड क्यों है? साइंस, सोशल साइंस और इन्वायरमेंटल स्टडीज तीनों को जोड़कर पढ़ाते हैं, इस वजह से ये क्या इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट है. अभी भी समझ में आया? साइंस प्लस सोशल साइंस, साइंस प्लस इन्वायरमेंटल स्टडीज. और दूसरी बात, ये जो है ना सब्जेक्ट तीसरी से लेकर 5वीं तक पढ़ाया जाता है. तो पहली और दूसरी में क्या पढ़ाते हैं? हाँ, ये मैथ्स और लैंग्वेज में मिलकर पढ़ाते हैं इसको. ये सवाल आते हैं, इस पर ध्यान में रखना, पहली और दूसरी में कैसे पढ़ाते हैं करके. चलो, इंक्लूसिव भी, इंटीग्रेटेड इंक्लूसिव होता है क्योंकि हर बच्चा डिफरेंट होता है, इस वजह से इंक्लूसिव. थीमेटिक, थीम तो होते हैं इसमें, है ना? कितने थीम है? 6 थीम है. सब थीम कितने हैं? 4 है. कौन कौन से? सब थीम्स किसके है? ये फैमिली एंड फ्रेंड्स के क्या है? सब थीम्स है. कौन कौन से है? पहला क्या है? रिलेशनशिप, रिलेशनशिप, वर्क एंड प्ले, प्ले. फिर उसके बाद में क्या है? एनिमल्स. और उसके बाद चौथा क्या है? प्लांट्स. ये पहला है. दूसरा जो है आता है वाटर, तीसरा आता है फूड, चौथा आता है शेल्टर, पांचवा आता है ट्रैवल और छठा आता है थिंग्स वी मेड एंड डू. द ईवीएस टेक्स्ट बुक हैज ए चैप्टर ऑफ स्नेक चार्मर्स, है ना? कलबेलिया डांस, नागिन डांस. इट इज इंटेंडेड टू मेक चिल्ड्रन अवेयर एंड बी सेंसिटाइज. ये क्यों रखा गया है चैप्टर? दैट इट इज एन इनलीगल एक्ट. फॉर स्नेक चार्मर्स आर चिल्ड्रन डू नॉट सी देम ऑफन दीज डेज. स्नेक चार्मर्स के बच्चे आजकल दिखाई नहीं देते. अरे आबादी तो बढ़ रही है, उनके भी दिखाई देंगे. That snake charmers may not harm snake and they need to be provided with alternatives before depriving them of their livelihoods. सही है. देखो, जब जो है वाइल्ड प्रोटेक्शन फॉरेस्ट एक्ट आया, उसके तहत जो है कोई भी जंगली जानवर को पकड़ने का इख्तियार किसी को नहीं है, चाहे वो स्नेक चार्मर्स ही हो, चाहे वो सपेरे ही क्यों ना हो. समझ में आया? उनको जो है वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो है उनको पकड़ने की इजाजत नहीं है. इस वजह से ये लोग जो है अब क्या कर रहे हैं?
हाँ, अब जो है वो इस तरह जो है नहीं कर सकते, अपने पास में जो है नहीं रख सकते, जबकि इनकी सारी जिंदगी सांपों पर रहती थी। ये अपने बेटी की शादी में भी क्या करते थे, सांप तोहफे में देते थे, लेकिन अभी अपने पास में नहीं रख सकते। तो उनको जो है कोई और जगह जो है उनके लिए अल्टरनेटिव प्रोवाइड करना चाहिए। एनिमल्स कीपिंग इज गुड सोर्स ऑफ लिवलीहुड, ये भी गलत है। तो हमारा जवाब क्या है, थर्ड वाला। Which is most relevant to the midday meal time? It has nothing to do with the teaching learning. It is good teaching learning opportunity for EVS teaching. ये सवाल में जो है ना, ये सवाल में गड़बड़ी है, लेकिन जो है एट द एंड जो चीज है वो है। इट इज फॉर चिल्ड्रन हु कम एम्प्टी स्टमक, ये भी सही है। इट वेस्ट ए लॉट ऑफ प्रीशियस टाइम ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, ये दोनों में से जो है सही है। अब दोनों में से कौन सा बेहतर लग रहा है बताओ। तो खाली पेट अगर से बच्चे आ रहे हैं तो हमारा काम यहाँ पर बच्चों का पेट भरना है क्या? नहीं, जैसा मेन मकसद क्या है उसका, मेन मकसद ये है कि जैसा बच्चा यहाँ पर आए तो पेट उसका खाली होने की वजह से उसकी तालीम पर उसका असर ना पड़े। तो मेन मकसद क्या है उसका, इट इज गुड टू टीचिंग लर्निंग अपॉर्चुनिटी फॉर ईवीएस टीचिंग लर्निंग, कि बच्चों का जो है खाली पेट होने की वजह से उसके टीचिंग लर्निंग पर अफेक्ट ना पड़े। खाली पेट भरने के लिए जो है बच्चे को स्कूल बुलाने की जरूरत क्या है, हम उनके घर पर भी ले जाके खाना दे सकते हैं। मिड डे मील जो है हमारे स्कूल में ही क्यों देना है, पेट भरना है तो बच्चे को वहां भी दे सकते हैं। तो खाली पेट होने की वजह से उसके तालीम पर सही असर नहीं पड़ता, बच्चे का ध्यान नहीं रहता है, इस वजह से जो है। तो फिर तुमने मास्लोस हायरार्की पढ़े, मास्लोस हायरार्की में सबसे पहली नीड क्या है, फिजियोलॉजिकल नीड है ना, फिजियोलॉजिकल नीड है, सेफ्टी नीड है, मालूम है। फिजियोलॉजिकल नीड में सबसे पहले जो है बच्चे का पेट पूरा करो, जब तक पेट पूरा नहीं रहेगा तब तक जो है बच्चा क्या है, सीख नहीं पाएगा। मास्लोस हायरार्की बोलते हैं उसको। उसकी फाइनल स्टेज क्या है, हाँ, इस्लाम भी वही बोलता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में जब भी कोई जो है शख्स इस्लाम कबूल करने के लिए आता है या इल्म हासिल करने के लिए आता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जुमला पूछते उसको खाना हुआ, सबसे पहले खाना देते, उसके बाद दीन की तालीम देते। हाँ, नमाज नहीं होती अगर से तुम भूखे पेट है तो। ये कंसेप्ट जो है वहीं से ही आया है। व्हाट डज लर्निंग विदाउट बर्डन इन द कॉन्टेक्स्ट एनवायरमेंटल स्टडीज इंप्लाई? एनवायरमेंटल स्टडीज, लर्निंग विदाउट बर्डन का मतलब क्या है एनवायरमेंटल स्टडीज में? लेस वेट ऑफ स्कूल बैग, ये मकसद है कि बच्चों पर बोझ कम हो, लेकिन मेन मकसद ये नहीं था इसका। लेस नंबर ऑफ चैप्टर्स इन ईवीएस टेक्स्ट बुक, अभी भी 22 है। लोड ऑफ इनकॉम्प्रिहेंशन नीड्स टू बी रिड्यूस, जो बच्चे के समझने के लायक नहीं है उसको बाहर भेज दो। ये जुमला जो है कुछ पहचाना हुआ लग रहा है, किससे बना है ये? कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट, बच्चों के जो समझ में आता है उससे थोड़ी सी स्टेप, एक स्टेप ऊपर दो, I+1। अगर से बच्चे से जो है बहुत ऊपर का देंगे बच्चे का इंटरेस्ट खत्म, बहुत नीचे का दे देंगे तो भी इंटरेस्ट खत्म। मतलब बच्चे की सलाहियत से एक स्टेप ऊपर की जो है तुम्हारे को क्या करना है मालूम है। देवीज करिकुलम नीड्स टू बी रिड्यूस हाफ, आधा ही कर दो बोलता नहीं। ऐसा कंटेंट जो बच्चे के समझ में नहीं आता उसको किताब से निकाल दो। व्हाट पर्पज डज ग्रुप लर्निंग सर्व इन एन ईवीएस क्लासरूम? ईवीएस क्लासरूम में जो है ग्रुप लर्निंग का क्या मतलब है? बॉयज एंड गर्ल्स कैन लर्न सेपरेटली, अबे स्टेरियोटाइप बना देगा ये तो। टू सेग्रीगेट, निगेटिव वर्ड है सेग्रीगेट, हाई परफॉर्मेंस एंड लो अचीविंग स्टूडेंट्स एंड टू डू रेमेडियल टीचिंग, अच्छे और जो है टैलेंटेड और जो है कम टैलेंटेड बच्चों का अलग ग्रुप बना दो, ऐसा नहीं कर सकते। टू इनकलकेट values of cooperation and working together to enable each child participate actively and learn. Yes, to manage student easily and reduce workload. इसमें किसको फायदा हो रहा है? टीचर को फायदा देना है? नहीं देना है। What is the full form of बाला? बाला, चलो जवाब मैं नहीं देता हूं, ठीक है। बिल्डिंग है, लर्निंग एट बाला। व्हाट डू अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क्स मीन? इंपॉर्टेंट है टॉपिक, ये चीज को समझना बहुत जरूरी है। क्या है अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क?
ये सब जो है ना अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क, कंस्ट्रक्टिविज्म है, सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म है, कॉग्निटिविज्म है, इन्नेट है, समझ में आया? सब चीजें। अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क का मतलब ये है कि जैसा बच्चा अलग अलग तरीकों से सीखता है, अभी जो है वाइगोस्की की थ्योरी अलग है, पियाजे की थ्योरी अलग है, कोलबर्ग की थ्योरी अलग है ना, ब्रूनर की अलग है। क्यों है? क्योंकि बच्चा अलग अलग तरीकों से सीखता है। तो टेक्स्ट बुक एक्सप्लेनेशन ऑफ वेरियस फिजिकल फिनोमेना नहीं, आइडियाज दैट डिफर फ्रॉम द फॉर्मली एक्सेप्टेड एक्सप्लेनेशन ऑफ द कॉन्सेप्ट गलत, ideas presently held by scientists and social scientists, yes, all ideas that are firmly held by children, गलत। साइंटिस्ट और सोशल साइंटिस्ट के जरिए से मैंने जब हमेशा बताया, जब भी जो है ना, नहीं इसमें तो और भी एक वजह है जिसकी जो है ऑल आइडियाज, जब भी जो है एक तरफ झुकाव देगा पूरे जुमले का, वो हमेशा गलत होगा। हमारे को ना इधर साइड ना इधर साइड, बीच में रहना है, समझ में? परफेक्टली, ऑल, ऑलवेज, जस्ट, मेयर, इस तरह के निगेटिव वर्ड नहीं। दूसरा, ऑल आइडियाज दैट आर फर्मली हेल्ड बाय चिल्ड्रन, वही आइडिया, सब आइडिया जो बच्चों के जरिए से ही होंगे, तो फिर टीचर क्यों पढ़ाएगा? फिर जो है कैसे बच्चे को पता रहेगा? अरे ये जो है बच्चा खुद से जो है कंस्ट्रक्ट करता है नॉलेज, ये किसने बताया? पियाजे ने, बराबर। सोसाइटी से बच्चा सीखता है, ये किसने बताया? तो ये बच्चों ने खुद ने बताया क्या? नहीं। ये चीज के लिए जो है सोशल साइंटिस्ट और साइंटिस्ट का जो है जरूरत होती है, ठीक है? और ये सब क्या है? ये अल्टरनेटिव फ्रेमवर्क कहलाते हैं, ठीक है? मतलब इन तरीकों से बच्चे को क्या कर सकते हैं हम? सिखा सकते हैं। वुमेन आर वीकर देन मैन, इट इज ए स्टेरियोटाइप। ये क्या है? स्टेरियोटाइप। एक